हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो उसमें से एयर की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी और जो वाटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी और कुछ जो रिमेनिंग है वो आज सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट मिलेंगी, साइंस की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स की भी आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगी। तो उन सब्जेक्ट के भी वीडियोस आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली न्यू वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो देखिए स्टूडेंट, एनोमेलस का मीनिंग होता है असंगत, मीन्स जैसे कि बाकी के लिक्विड का जो बिहेवियर होता है उससे थोड़ा सा अलग या फिर विचित्र कह सकते हैं, एनोमेलस बिहेवियर होता है वाटर का। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस। कि जनरली हम अगर देखेंगे तो जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका अगर टेम्परेचर लो होता है तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो उनका वॉल्यूम होता है वो होता है डिक्रीज। बट वाटर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर का ऐसे नहीं होता है कि वाटर का क्या होगा, यहाँ पे एनोमेलस बिहेवियर होता है जो हमें आगे देखना है कि किस तरीके से होगा। कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन दी फ्रीज़र फॉर 5 to 10 मिनट्स। की हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे कि ग्लास में हमें पानी लेना है और उसको हमें फ्रीज़र में रखना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको कुछ चेंजेस वहाँ पे नजर आएंगे। फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग। कि आप देखोगे वहाँ पे कि जो फ्रीज़र में हम पानी रखते हैं तो वहाँ पे आइस बनना शुरू होता है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे कि पानी कहाँ से फ्रीज होना स्टार्ट होता है, मीन्स जो आइस बनती है वो कहाँ से बनती है। तो आपको ऊपर की तरफ जो है आइस जो है फ्लोट होते हुए दिखाई देगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए रखते हो तो थोड़ा सा आइस बनेगा जो कि पानी के ऊपर फ्लोट होते हुए दिखाई देगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि पानी ऊपर की तरफ से पहले फ्रीज होना शुरू होगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पिक्यूलियर। इसका मीनिंग होता है अगेन वही एनोमिलस, मीन्स असंगत या फिर विसंगत, जिसे हम कहते हैं कि अलग टाइप का बिहेवियर होता है। व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है जहाँ से कि कूल होने लगता है वाटर, तो वहाँ पे हमें डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड, जैसे कि बाकी लिक्विड्स की भी होती है। हाउएवर इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होने लगता है तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो पानी की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कब होगी, जब 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि हमें पता है जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टाइम जब पानी कूल होने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है। और ये कहाँ तक इंक्रीज होगी, जहाँ तक 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वहाँ पे जो है डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरीके से क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाता है, वो 3 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो, तो वहाँ पे जो है डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब टेम्परेचर आना शुरू होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होती है और उसके बाद जो है वो फिर से क्या होगी, चेंज होगी आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट डेंसिटी डिक्रीज। कि 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। It means that water expands when the temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस। कि जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आएगा तो वाटर एक्सपांड होने लगेगा और फ्रीज होने लगता है। दिस इज कॉल्ड द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसे ही, इस प्रॉपर्टी को, वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने के बाद डेंसिटी डिक्रीज होना या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वाटर वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, ज़्यादा लगता है, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इस बिहेवियर को क्या कहा जाता है, एनोमेलस बिहेवियर कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है, आपको दिया हुआ है,
एनोमलस बिहेवियर किस तरीके से होगा, अगर ये पानी है तो यहाँ पे अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम डेंसिटी हमें दिखाई देगी कि जहाँ पे आइस नहीं बनेगा। जैसे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें, टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जाएगा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री। मीन्स जिस एरिया में जो रीजन होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो उस समय अगर हम वहाँ पे देखेंगे जो वाटर बॉडीज़ होते हैं जैसे कि लेक्स होते हैं, अगर हम लेक का एग्जांपल लेते हैं तो आइस बाहर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे बर्फ़ जो है पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो है फ्रीज होने लगेगा और वहाँ पे आइस बनेगी। तो आइस बनने के बाद क्या होता है कि आइस एक बैड कंडक्टर है हीट का, कि हीट को पास नहीं होने देता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो आइस बनी हुई है यहाँ तक ही ये टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नीचे का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से हमें दिखेगा, -1, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। और जहाँ पे ये 4 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो वहाँ पे आइस नहीं बन पाती है, जिसके कारण ये किस तरीके से हेल्प करेगा एक्वेटिक एनिमल्स को, कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है क्या वो भी फ्रीज हो जाते हैं जब ऊपर की तरफ हमें पूरी तरीके से बर्फ़ दिखाई देता है पानी के ऊपर, चाहे वो समुद्र हो, लेक हो, तो उसके जो एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले, तो क्या वो फ्रीज हो जाते हैं क्या, तो नहीं होते। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि पानी का जो एनोमलस बिहेवियर है वो वहाँ पे हेल्प करता है, क्योंकि सरफेस पे जो बर्फ़ बन जाती है इसके कारण नीचे की तरफ हीट नहीं जाती है, पास नहीं होती है, या फिर जो टेम्परेचर है वो उसके नीचे नहीं जा पाता है, जिसके कारण ऊपर की तरफ हमें आइस फ्लोट होते हुए दिखाई देगा या फिर पूरी तरीके से बर्फ़ जमा हुआ दिखाई देगा। लेकिन नीचे की तरफ पानी के अंदर जो है जो टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मली होगा वही टेम्परेचर रहेगा, और जहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस वो होता है वहाँ पे या फिर 3 डिग्री 2 डिग्री, तो वहाँ पे एनिमल्स जिंदा रह सकते हैं। तो ये एक रीज़न आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया है यूज योर ब्रेन पावर में, इन कोल्ड कंट्रीज हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स रिमेन अलाइव इवन आफ्टर द रिवर्स और लेक्स फ्रीज इन विंटर। तो वही रीज़न दिया है जो पहले हमने डिस्कस किया कि जो फ्रीज हो जाता है ऊपर वाला सरफेस तो उसके नीचे हीट पास नहीं हो पाती है, तो आइस जो बनेगा वो सिर्फ सरफेस पे और उसके ऊपर ही बनता है। जो सरफेस के नीचे पानी होता है वहाँ का टेम्परेचर जो नॉर्मली वहाँ पे रहेगा वही होता है, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है, टेक 2 big glasses ऑफ वाटर, ऐड 4-5 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट टू द वाटर इन 1 glass एंड डिजोल्व इट कम्प्लीटली। नाउ प्लेस अ पोटैटो इन द वाटर इन द सेकेंड ग्लास, द पोटैटो विल सिंक। कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस तरीके से 2 ग्लास लिए हैं, उसमें पानी लिया है, तो उसमें से एक ग्लास में कि अगर बी है तो उसमें हमने क्या किया है, सॉल्ट मिक्स किया हुआ है। तो फर्स्ट जो ग्लास है उसमें अगर हम पोटैटो को डालते हैं तो वो सिंक हो जाएगा, मीन्स पानी में नीचे चला जाएगा। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन में पोटैटो को डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न आएगा, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज़ ग्रेटर ड्यू टू द डिजॉल्व सॉल्ट। कि ये जो बी ग्लास है जहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें अगर हम पोटैटो डालते हैं तो ये फ्लोट क्यों होगा, क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है वो ग्रेटर है, सॉल्ट के कारण जो है उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है, इसके कारण जो है पोटैटो उस पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। Why is it easier to swim in the sea than in a whale or a lake? तो इसके पीछे भी सेम रीज़न आएगा, जैसे कि हमें पता है सी में पानी किस तरीके से होता है कि खारा पानी होता है, तो वहाँ पर भी पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हम इजीली स्विमिंग कर सकते हैं सी में। लेकिन वेल और लेक में पानी खारा नहीं होता है, वहाँ पे डेंसिटी पानी की कम होती है, जिसके कारण वहाँ पे स्विमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। In the above activity, the salt dissolves in the water in the glass, that is its disappear। कि अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट हो या फिर शुगर डालते हैं तो वो डिसअपियर क्यों होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। What happens when it disappear like this? तो ये जब डिजॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो इसका मीनिंग वो क्या हो जाता है, when the salt dissolves in water its particles spread in water। कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं पानी के अंदर, और फिर वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं और पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ। Slowly they become smaller and smaller, ultimately they become too small that they cannot be seen, that is they mix completely with water। This is what is called dissolving। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजॉल्विंग, या फिर सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है,
कि वो सॉल्ट के पार्टिकल्स पूरी तरीके से पानी में मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको 3 क्या दिए हैं पॉइंट्स, या फिर जो कंसेप्ट न्यू है वो आपको समझने होंगे। न्यू वर्ड्स आपको आए हैं कि सोल्यूट। सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व। जो सब्सटेंस हम डिजॉल्व करते हैं उसे कहा जाता है सोल्यूट। जैसे कि हमने किसको डिजॉल्व किया था? सॉल्ट को। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या आएगा? सोल्यूट आएगा। सॉल्वेंट का मीनिंग होता है द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिजॉल्व। जिस सब्सटेंस में हम सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे या फिर सोल्यूट को डिजॉल्व करते हैं उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा था? तो वाटर। वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को डिजॉल्व किया था। नेक्स्ट है सोल्यूशन। कि सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट वी गेट व्हेन द सोल्यूट डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट। कि जो सोल्यूट हमने लिया है उसको सॉल्वेंट में हम जब डिजॉल्व करते हैं तो जो कुछ बनता है उसे कहा जाता है सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन, जिसमें हमने क्या किया है? पानी के अंदर सॉल्ट को डिजॉल्व किया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज़। कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ हम पानी को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है वाटर इज़ यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। पानी को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। क्यों? क्योंकि पानी क्या है? उसकी फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की, उसके कारण। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ए जनरेटर। जैसे आपने ये पहले भी सुना होगा कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कि जो पानी ऊपर की तरफ से नीचे, जैसे कि हमें पता है हायर टू लोअर जो या फिर स्लोप होता है वहाँ से पानी क्या करता है? फ्लो करता है। तो उसी प्रॉपर्टी को वहाँ पे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। वाटर इज़ ए गुड कूलेंट एंड इज़ यूज टू मोटर व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अगर इंजन गर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम करने के लिए पानी को यूज़ किया जाता है। मेनी सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में ईजिली क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं या फिर सोल्यूबल है ऐसे हम कह सकते हैं। इसके लिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। Water is used as a solvent in factories, laboratories, foodstuffs, and in various types of biological process occurring in the body such as digestion, excretion, etc. कि हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं बायोलॉजिकल, जैसे कि डाइजेशन, हम खाना खाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, तो वो वहाँ पे पानी को यूज़ किया जाता है मिक्स करने के लिए। या फिर डाइजेस्ट सिस्टम जो होती है वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत होती है। या फिर फैक्ट्रीज हो, लैबोरेटरीज हो, हर जगह पे सॉल्वेंट के लिए क्या किया जाता है? पानी को यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ यूज़फुल फॉर क्लीनिंग पर्पजेज सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं जिनके लिए हमें पानी यूज़ होता है। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं व्हाट इज़ मीन बाय सॉइल। कि सॉइल का मीनिंग क्या होता है? जो अर्थ क्रस्ट है या फिर अर्थ सरफेस जो होता है उसके ऊपर हमें जो दिखाई देती है वो क्या होती है? सॉइल। जैसे कि अगर आप बाहर जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, रोड के ऊपर, रोड के साइड में आपको सॉइल दिखेगी। हाउ इज सॉइल फॉर्म। कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है? जो अर्थ क्रस्ट है या फिर जो रॉक्स होते हैं उनसे सॉइल फॉर्म होती है। जैसे कि आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि लेयर ऑफ सॉइल्स जो होते हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो रॉक बेड्स होते हैं फिर उनसे क्या होती है? धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्म होती है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे बायोटिक अबायोटिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पानी जो है वो भी हमें सॉइल के अंदर मिलता है। तो इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हमें सॉइल में दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो हर एक सॉइल का कलर अलग अलग होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस। कई सारे प्रोसेसेस जो होते हैं सॉइल के ऊपर उसके कारण उसे कलर मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की सॉइल होती है, रेड होती है, येलो होती है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर दैन द कलर ऑफ द लोअर लेयर्स। ऊपर की लेयर में अगर हम देखेंगे तो जो ऊपर का सरफेस होता है ज़मीन का वहाँ पे सॉइल काफ़ी डार्कर होती है, लेकिन जैसे नीचे की तरफ हम अगर देखते हैं तो लोअर लेयर्स में कलर ये थोड़ा सा अलग होगा। सॉइल में भी डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। तो इसमें से कई सारे आपने देखे होंगे जैसे कि ब्लैक, रेड, ये हम देखते हैं कॉमनली। द कलर्स ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू कलर्स उनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। तो ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं? कलर्स के कारण हमें उनके बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो भी इंडिकेट की जाती है। In this way, the properties of the soil such as its fertility, drainage of water,
कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कलर। तो जो सॉइल होते हैं उनके कलर से भी हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि फर्टिलिटी कैसे होगी, ड्रेनेज ऑफ वाटर कैसे होगा, या फिर कौन सा सॉइल कितना कैपेसिटी रखता है पानी को होल्ड करने का। तो ये भी हमें समझ में आता है। द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज एंड केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन एंड लाइम। तो जो कलर होते हैं सॉइल के किसके ऊपर डिपेंड होंगे कि जो सॉइल का टेक्सचर होता है, या फिर जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स होते हैं, या फिर जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, उनके कारण उन्हें वो कलर मिलता है। तो नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है जिसके लिए हमें एपरेटस लगेंगे 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से 3 सिलेंडर्स लगेंगे। 3 ग्लास फनेल जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये है ग्लास फनेल, तीनों सिलेंडर्स के ऊपर रखे हुए हैं। कोर्स सैंड सॉइल फ्रॉम एन अर्थन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो सैंड लगेगी, कोर्स सैंड जो होती है वो लगेगी, और सॉइल जो मिट्टी हम लोग अर्थन पॉट में यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो लगेगी। तो 3 टाइप्स की सॉइल हम यहाँ पे लेंगे। और प्रोसीजर क्या है कि हमें ये जो कोन दिए हुए हैं, जो कोनिकल जो फनेल है, उनको यहाँ पे रखना है मेजरिंग इसके ऊपर, सिलेंडर्स के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है कि इनको हम नाम देंगे ABC। तो ए जो फनेल है उसमें हम सैंड डालेंगे इसमें, सेकेंड जो है उसमें सैंडी सॉइल होगी, और थर्ड है उसमें क्ले डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉइल को डाला है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्लेस द फनेल्स ऑन द मेजरिंग सिलेंडर्स। वो फनेल में हमने अभी सैंड डाल दी है। pour 1 test tube of water into each of the funnel and observe how much water is collected in which measuring cylinder। तो जो हमने सॉइल इसमें डाली है उस सॉइल के ऊपर ही हमें क्या करना है, 1 टेस्ट ट्यूब वाटर डालना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वहाँ पे कितना पानी कलेक्ट हुआ है। व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि अगर फर्स्ट जो है ए जो सिलेंडर है, यहाँ पे हमने यूज़ किया था सैंड को, तो सैंड जो होते हैं उसके पार्टिकल्स काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, या फिर छोटे मोटे स्टोन्स उसमें होते हैं। तो जो पानी हम इस फनेल में डालेंगे तो वो ईजिली जैसे कि वैसे क्या आएगा, नीचे चला आएगा। जितना हम टेस्ट ट्यूब पानी डालेंगे उतना ही नीचे आ जाएगा। बी में हमने यूज़ किया था सैंडी सॉइल, जिसमें क्या होगा, सैंड एंड थोड़ी सी मिट्टी मिक्स होगी, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कम पानी। यहाँ पे लेवल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट हमने क्ले लिया है। क्ले के जो सॉइल जो होती है उसमें पार्टिकल्स जो है काफ़ी पतले होते हैं, जिससे क्या होगा, ये पानी जैसे ही हम फनेल में डालेंगे तो जो मिट्टी यहाँ पे होगी वो भी पानी को एब्जॉर्ब करती है, और थोड़ा बहुत जो पानी बचा होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप लेवल यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ए में हमें पानी ज़्यादा दिखेगा। मीन्स जो ये सॉइल जो हमने सैंड ली थी इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी कम होगी। सैंडी सॉइल में थोड़ी बहुत कैपेसिटी हमें दिखेगी, और जो क्ले है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखेगा कि वो सॉइल जो है, वो क्ले जो है पानी को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है। तो ये हमें यहाँ पे इस एक्टिविटी से समझ में आएगा। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर जो होता है। सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो जैसे कि अगर हम सैंड लेते हैं या फिर क्ले सॉइल लेंगे तो उसमें हमें पार्टिकल्स में इजीली साइज चेंज दिखाई देगा। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइजेस इन इट। अगर आप सैंड लेते हो तो एक ही तरीके के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे, कुछ छोटे कुछ मोटे ऐसे दिखेंगे। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स अगर हम हाथ में मिट्टी को लेते हैं तो हमें टेक्सचर समझ में आता है कि मोटे मोटे ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे, या फिर अगर क्ले सॉइल तो काफ़ी पतले पाउडर की जैसे हमें वो फील होगा हाथ के ऊपर। तो कुछ टाइप्स हमें यहाँ पे दिए हैं, जिसमें फर्स्ट हमें दिया है सैंडी सॉइल। द प्रपोर्शन ऑफ सैंड दैट मीन्स लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल। लार्ज पार्टिकल्स अगर आप देखोगे, जैसे कि आप ग्राउंड के ऊपर खेलने जाते हो या फिर बीच साइड में अगर आप देखोगे तो सैंडी सॉइल हमें दिखाई देगी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम हाथ में लेंगे तो इजीली समझ में आएगा। इट इज़ ईजी टू प्लग दिस सॉइल। इस सॉइल को हम काफ़ी इजीली प्लग कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बड़े हैं, तो इसके लिए हम इजीली प्लग कर सकते हैं। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होती है। इसके कारण हम जो फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है क्या, नहीं। सैंडी सॉइल में कोई हम प्लांट्स लगाते हैं क्या, नहीं। वो इजीली नहीं ग्रो हो पाएगा क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। These particles do not dissolve in water and therefore the soil has very little capacity to supply nutrients।
तो ये एक रीज़न है कि ये हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें जो है ये पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं पानी के अंदर। तो और उसके बाद क्या है कि जो पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी कम है। तो इससे क्या होगा कि पानी के साथ जो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जा पाएंगे प्लांट्स को। तो इसके कारण सैंडी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं फार्मिंग के लिए। सील्ड सॉइल, द पार्टिकल्स ऑफ सील्ड सॉइल आर ऑफ मीडियम साइज़, ये मीडियम साइज़ की होती है। सील्ड सॉइल इज़ नॉट एज प्लगेबल एज सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल के अकॉर्डिंग कंपेयर टू देखेंगे तो ईजी नहीं होता है इसको भी प्लग करना। हाउएवर इट इज़ मच मोर प्लगेबल दैन क्ले सॉइल, लेकिन जो क्ले सॉइल है उसके कंपेयर टू ये हम प्लग कर सकते हैं। दिस सॉइल कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इस सॉइल में हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा दिखता है। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज़ मच ग्रेटर, और इसकी पानी जो कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। सील्ड सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल, तो इसको सेडिमेंट्री सॉइल भी कहा जाता है। जो हम फार्म में देखते हैं काली मिट्टी जो होती है या फिर इस तरीके की जो सॉइल होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है फार्मिंग के लिए या फिर प्लांट्स ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, स्मॉल पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, तो इसके कारण अगर हम इसमें पानी डाल के उसका डो बनाते हैं तो उसे अगर हम टच करेंगे तो हमें काफ़ी सॉफ्ट या फिर स्मूथ फील होगा। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ दी है हर एक टाइप के लिए। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू प्लग क्ले सॉइल, क्ले सॉइल को हम इजीली प्लग नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी क्या है छोटे हैं, जिसके कारण पानी यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है, तो प्लग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वाई इज़ इट ईजी टू प्लग सैंडी सॉइल, कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे प्लग करना ईजी हो जाएगा। व्हाट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सील्ड सॉइल, तो सील्ड सॉइल की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होगी पानी को होल्ड करके रखने की। विच सॉइल इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, की सील्ड सॉइल जो होती है वो काफ़ी सुटेबल है कल्टिवेशन के लिए। वाई, तो उसके रीज़न भी हमने देखे कि न्यूट्रिएंट्स इजीली सप्लाई होंगे, पानी भी अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो इस और वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो भी अच्छे हैं, तो इसके लिए वो सुटेबल है कल्टिवेशन के लिए। सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे तो आपको पिक्चर्स भी दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें लेयर्स दिखाई दे रहे हैं सॉइल में, यहाँ पे देखेंगे तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें शेप दिख रहा है, मतलब इस तरीके का अगर सरफेस हम देखेंगे इस सॉइल का तो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल्स इन इट, कि उनमें जो पार्टिकल्स है उनका शेप कैसे है उससे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपेंड होता है। सॉइल ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैन्युअल एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर, कि कॉलम के जैसे हमें दिखेगा, लैमिनर दिखेगा, ग्रैन्युअल्स मीन्स जो पार्टिकल्स की जैसे ग्रैन्युअल्स होते हैं उनके जैसे दिखाई देगा, या फिर ब्लॉक शेप मीन्स ब्लॉक की तरह वो शेप हमें दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं। तो ये सारे टाइप्स दिए हैं स्ट्रक्चर के, सॉइल स्ट्रक्चर की। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, तो इम्पोर्टेंस क्या होगा सॉइल स्ट्रक्चर का, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर, तो जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो डिपेंड होती है सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर। द एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो, तो कौन से एडवांटेज होते हैं कि रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पे रूट्स के लिए जो ऑक्सीजन लगेगा वो इजीली मिल जाएगा। वाटर ड्रेनेज इज़ गुड देयरफॉर द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल, अगर पानी अच्छे से ड्रेनेज वहाँ पे होगा तो उसके कारण रूट्स ग्रो होंगे तो वही क्या होगा, वहाँ पे प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो सकता है, तो इसलिए सॉइल स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ सॉइल, की सॉइल का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट आएगा प्लांट कंजर्वेशन जो होता है, टू हेल्प प्लांट ग्रो, प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद है वाटर कंजर्वेशन, सॉइल पानी को पकड़ के रखता है मीन्स होल्ड करके रखता है, तो एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स एंड लेक्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनेंगे कि वहाँ पे पानी क्या होगा, होल्ड होगा उस सॉइल में, या फिर हम पानी को एक जगह पे जमा कर सकते हैं। वी कैन गेट वाटर फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर, वही वाटर हम पूरी साल तक यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी, सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, हम सॉइल को उसमें अगर पानी को ऐड करते हैं तो उसे किसी भी तरीके का शेप हम दे सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी, कि सॉइल को हम किसी का भी शेप, किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप साइड में देखोगे ब्रिक्स बना सकते हैं, इस तरीके के पॉट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ ए वैरायटी ऑफ शेप्स
दीज आर्टिकल्स कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड। तो हम क्या करते हैं, सॉइल से ऐसे आर्टिकल्स बनाते हैं, उनको बेक करते हैं जिससे वो हार्ड बन जाते हैं, फिर उनको हम इजीली यूज़ कर पाते हैं। वाटर स्टोरेज, अर्थन पॉट्स, अर्थन लैम्प्स, आइडॉल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा हम उनसे बना सकते हैं। आर आर्टिकल मेड फ्रॉम सॉइल। तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं। सम यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती है, अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, तो उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है चाइना क्ले, जिसे हम कहते हैं कॉलिन जिसे कहा जाता है। इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी। जो हम कप्स वगैरह देखते हैं या फिर बाथरूम टाइल्स, टैंक्स जो होती है, लैबोरेटरी एपरेटस कुछ होते हैं, जो जार्स होते हैं, जो चाइना क्ले जो होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। शैडो सॉइल जो होती है, इट इज़ वाइटिश इन कलर, ये वाइट कलर में होती है। इसे स्टैचूज एंड आइडॉल्स, जो गणपति बापा की मूर्तिज हम बनाते हैं या फिर भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेराकोटा सॉइल। दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर, ये रेड कलर में होती है। उससे डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स बनाए जाते हैं इस तरीके से। यूज़ फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। तो पॉट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके के, उनको भी टेराकोटा सॉइल से ही बनाया जाता है। मुल्तानी सॉइल, दिस सॉइल इज़ यूज इन कॉस्मेटिक। जैसे कि आपको पता है कि चेहरे के ऊपर हम लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो कॉस्मेटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चाइना क्ले इज एन इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ द टाइप कोलानाइट। इट इज़ फाउंड इन चाइना एंड हेंस कॉल्ड इज चाइना क्ले। चाइना में मिलता है, इसलिए इसके लिए उसे चाइना क्ले कहा जाता है। अपॉन हीटिंग दिस सॉइल एक्वायर्स अ ग्लेज एंड हार्डनेस एंड देयरफॉर इज यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी। तो इसीलिए उसके काफ़ी सारे क्रॉकरीज में आप देखोगे तो चाइना जो क्ले होता है उससे बनी हुई होती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। सॉइल टेस्टिंग, तो सॉइल का टेस्टिंग किस तरीके से किया जाता है। द proportion of the various ingredients of soil can be determined by soil testing। तो सॉइल में कौन से इंग्रेडिएंट्स है, ये टेस्ट करने के लिए सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामाइंड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। तो ये टेस्टिंग किस तरीके से किया जाएगा कि वो सॉइल जो है किस कलर की है, उसका टेक्सचर किस तरीके का है, या फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये टेस्ट किया जाता है। Soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredient and to decide that measure should be taken to remove the deficiency। अगर किसी सॉइल में डिफिशियंसी है, कोई मिनरल कमी है या फिर जो इंग्रेडिएंट कमी है, तो उसको ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। तो जहाँ की भी हमें सॉइल टेस्टिंग करनी होती है वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राइड किया जाता है ओपन स्पेस में, और शेड में वहाँ पे 8 to 10 days उसे रखा जाता है। इट इज़ देन शिफ्टेड थ्रू अ सीव, और उसके बाद सीव के हेल्प से उसे शिफ्ट किया जाता है और फिर उसका टेस्ट होता है। टू टेस्ट नेमली द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। पीएच टेस्ट होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव टेस्ट होता है। आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। तो आप भी इस तरीके से टेस्ट करके आपके एरिया में किस तरीके की सॉइल है, फर्टिलिटी है सॉइल की, ये चेक कर सकते हो। कॉजेस ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है सॉइल पीएच लेस दैन 6 और हायर दैन 8 अगर होता है तो वहाँ पे फर्टिलिटी जो यहाँ पे कह सकते हैं कि डिमिनिश होते हैं सॉइल फर्टिलिटी की। कॉजेस क्या है वो आपको दिया है। तो उसमें फर्स्ट क्या होगा कि अगर सॉइल का पीएच लेस दैन 6 है या फिर हायर दैन 8 होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर लो प्रोपोर्शन में है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, अगर ऐसी सॉइल है जहाँ पे ड्रेनेज ऑफ वाटर अच्छे से नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, अगर सॉइल में हम रिपीटेड कल्टीवेशन करते हैं सेम क्रॉप का तो उसके कारण भी जो है फर्टिलिटी कम होती है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर, अगर सलाइन वाटर का कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो सकती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। तो ये कुछ कॉजेस आपको दिए जिसके कारण हमारी सॉइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर टू मेक एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो ये आपको क्या करना है, डेट को याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिया है ग्रेट साइंटिस्ट द डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन पुट फोर्थ द कंसेप्ट ऑफ पीएच बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो उन्होंने जो कंसेप्ट रखा था पीएच का वो बेस्ड था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन 1:2
2 इज टेकन एंड टेस्टेड यूजिंग सेवरल इंडिकेटर्स, कि किस तरीके से टेस्टिंग किया जाता है कि अगर पीएच हमें डिटरमाइन करना है सॉइल का तो पानी एंड सॉइल का मिक्सचर लेना होता है और कौन से प्रपोर्शन में 1:2 प्रपोर्शन में हम लेंगे और उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको यूज़ करके फिर ये टेस्टिंग किया जाता है। अकॉर्डिंगली सॉइल में बी फाउंड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो कौन से टाइप्स में हम लोग कौन से टाइप्स में हमें दिखती है? एसिडिक सॉइल जो पीएच होता है लेस देन 6.5, न्यूट्रल सॉइल मिलती है जिसका पीएच होता है 6.5 टू 7.5 तक। अल्कलाइन सॉइल अगर होती है तो उसका पीएच होता है हायर देन 7.5। तो ये 3 टाइप्स हमें मिलते हैं सॉइल के। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर में सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब इफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज एक्सेसिवली एंड दैट लैंड बिकम्स अनसुटेबल फॉर सोइंग। अगर कंटिन्यूसली हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो सॉइल में वो केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण हम जो भी क्रॉप्स उगाना चाहते हैं वो नहीं वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। हर एक क्रॉप को हम एक ही साल में क्या करेंगे, जो क्रॉप्स हम लेते हैं तो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। एक ही क्रॉप को कंटिन्यूसली अगर हम रिपीटेड करते रहेंगे हर साल हर बार तो उसके कारण भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ प्लांट डिक्रीजेस आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, हेंस leguminous crop like a peanut, मूंग, मोथ, bean, pea, lentil, bengal gram, सोयाबीन should be cultivated to restore the fertility of the soil। अगर हम गेहूँ लगाते हैं उसके कारण अगर फर्टिलिटी कम हो रही है तो ये जो सारे आपको यहाँ पे क्रॉप्स दिए हैं पीनट, मूंग, इनके तरह, तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो सकती है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है कि किस तरीके से आप जो ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती है उसको आप फिर से बढ़ा सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।